हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 2 करने वाले हैं और उसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अब। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं फजान्स रूल के बारे में। तो क्या होता है कि यार कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। वैसे जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर नॉट परफेक्टली आयनिक और परफेक्टली कोवलेंट। मीन्स जो आयनिक बॉन्ड होगा उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर आ ही जाएगा, या जो कोवलेंट होगा उसके अंदर आयनिक करेक्टर आ ही जाएगा, राइट। तो जो फजान रूल है एक्चुअली वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो कोवलेंट करेक्टर के बारे में बताता है जो कि आयनिक बॉन्ड में देखने को मिलता है। तो मैंने क्या बोल दिया, फजान रूल क्या बताता है? कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड्स। साथ ही साथ जो फजान रूल होगा वो सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया बताएगा, मतलब ज़्यादा होगा कम होगा उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा, क्वांटिटी नहीं बता पाएगा, सिर्फ वो एक क्वालिटेटिव आइडिया बताएगा कि इसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा। अब ऐसा होता क्यों है? देखो होता क्यों है, सपोज करो ये कटाइन है, ये ये एनाइन है हमारे पास, ठीक है। एक कटाइन है एक एनाइन है, दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो एक बॉन्ड बना सके, ठीक है, एक आयनिक बॉन्ड बना सके। लेकिन आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर जेड इफेक्टिव जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम हो गए हैं। वहीं पर जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं एनाइन के पास, इसलिए उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जैसे ही कैटाइन एंड एनाइन एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? जो कैटाइन होगा वो एनाइन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। क्या बोल दिया मैंने? कि जो कैटाइन है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा दोनों के बीच में एक न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगी, थोड़ी सी न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगी कैटाइन और एनाइन के बीच में। अब न्यूट्रलाइजेशन हो रही है मीन्स थोड़ी बहुत शेयरिंग हुई है तभी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। तो जब भी शेयरिंग की बात आती है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि कोवलेंट करेक्टर होगा। समझ रहे बात? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो, व्हेन कैटायन एंड एनाइन अप्रोचेस ईच अदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड ड्यू टू हायर जेड इफेक्टिव ऑफ cation, it attracts electron cloud of anion towards itself, due to which partial neutralization of charges take place and it develop covalent character in the ionic bond. सिंपल सी चीज़ है। अब देखो, अब देखिए दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़, जो कैटायन है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एनाइन को अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो जो ये अट्रैक्ट कर रहा है एनाइन को अपनी तरफ को, तो इस इफेक्ट को हम क्या बोल देंगे? पोलराइजिंग इफेक्ट बोल देंगे या पोलराइजिंग पावर बोल देंगे, ठीक है। तो कैटाइन की ये क्या होगी? पोलराइजिंग एबिलिटी होगी, पोलराइजिंग पावर होगी, जिससे वो क्या कर रहा है? एनाइन को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही कैटायन ने इसको अपनी तरफ खींचा तो क्या होगा कि जो एनायन का, क्या बोल सकते हो आप, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इधर शब्द क्या है? अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? पोलराइजेशन बोल दिया। समझ में आई बात? तो जो डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको हम क्या बोल देंगे? पोलराइजेशन बोल देंगे। इतनी बात क्लियर होगी? तो दो चीज़ें क्या बोल दी मैंने? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन। तो पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटायन की होगी, और वहीं पर जो पोलराइजेशन होगा वो किसका हो जाएगा? एनाइन का होगा। और एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पोलराइजिंग पावर क्या है? तो एबिलिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट एनाइन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वहीं पर पोलराइजेशन क्या है? कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनाइन का डिफॉर्म हो जाएगा उसको हम बोल देंगे पोलराइजेशन, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? साइज ऑफ एनाइन के। मतलब जितना बड़ा साइज होगा एनाइन का उतना ही ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना बड़ा साइज होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? न्यूक्लियस से दूर होंगे, वो लूजली आप बोल सकते हैं बाउंडेड होंगे विद द न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होंगे? वो ईजिली जो है, जो सामने वाला एटम होगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे।
समझ में आई बात? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मैंने क्या बोल दिया कि जो हमारा एनाइन होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो बड़े साइज का होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, मींस दे विल बी लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या होगा कि जैसे इसके पास कैटाइन आएगा तो कैटाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा, तो जिसके कारण जो एनाइन है उसका स्ट्रक्चर जो आपको डिफॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखी हुई है। साथ ही साथ जो कोवेलेंट करेक्टर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ कैटायन के। ऐसा क्यों है? क्योंकि यार जब छोटा अगर साइज होगा किसी कैटायन का तो उससे क्या होगा, तुम्हें पता है कि ज़्यादा जेड इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो मतलब ज़्यादा जेड इफेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो क्या होगा, वो एनायन को ज़्यादा ईजिली डिफॉर्म कर पाएगा, उसकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जितना छोटा साइज ऑफ कैटाइन उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा आयनिक बॉन्ड के अंदर। ठीक है, यही यहाँ पर भी चीज़ लिखी हुई है। अगली चीज़, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज ऑन एनायन एंड कैटाइन। ऐसा क्यों? ये देखो, सपोज करो अगर हमारे पास जो है Na पॉजिटिव है और एक हमारे पास है Cmg2 पॉजिटिव है, तो ज़्यादा बड़ा साइज में कौन होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा साइज में कौन होगा, Na पॉजिटिव होगा, Mg2 पॉजिटिव उससे छोटा होगा, राइट। तो हमने क्या बोल दिया कि जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। वैसे ही अगर कैटाइन का केस लेते हैं तो कैटाइन में क्या आ जाएगा कि O2 नेगेटिव मान लो, N3 नेगेटिव मान लो, तो ज़्यादा बड़ा साइज में कौन हो जाएगा, N3 नेगेटिव हो जाएगा, और जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, उसका कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन एनाइन एंड कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा जो फैक्टर है वो कौन सा है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, अब देखिए स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो गया कि देखिए जो नोबल गैसेस होती हैं हमारे पास 8, 10, 18, 36 जो भी है, उस कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 11 और ग्रुप 12 के एलिमेंट्स की। जो ग्रुप 11 और 12 के एलिमेंट्स होते हैं एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को मतलब आप बोल सकते हो उनके पास होती है, लाइक इस तरीके की उनके पास होती है। उसमें डी जो होती है फुली फिल्ड होती है, पी भी फुली फिल्ड होती है, एस भी पूरी फुली फिल्ड होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिसका भी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करता है। और स्यूडो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो वही यहाँ पर लिखा है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP6 होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डी में भी फुली फिल्ड है वो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है, हमारे पास स्टेबल एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल देंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटली देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कैटाइन्स होते हैं जिनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखते हैं देन द कैटाइन्स हैविंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ठीक है, थियोरेटिकली इसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड है कि ऐसे एलिमेंट जिनका स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा पोलराइजेशन शो करते हैं, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है उनकी एज कम्पेयर टू जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। पोलराइजेशन नहीं आएगा, पोलराइजिंग पावर आएगा, मैंने गलती से बोल दिया था। ठीक है, कैटाइन्स की पोलराइजिंग पावर होती है। ठीक है, तो चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके पास एक Na पॉजिटिव है और एक Cu पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें 2, 8 हो गए, ऑब्वियसली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसमें क्या आ गया, 2, 8, 18 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन से कैटाइन की ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, तो किसकी हो जाएगी, वो कॉपर पॉजिटिव की हो जाएगी, बिकॉज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होती है जिस कैटाइन की, वो ज़्यादा आप बोल सकते हैं उसकी पोलराइजिंग पावर होती है। उसका देखिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। तो लिखा है राइट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑर्डर।
तो कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, कर सकते हैं आप। तो देखिए इस पहले वाले में क्या है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इस वाले में, और दूसरे वाले में यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पर Cu है, यहाँ पर Na है, राइट। तो ज़्यादा इसमें कोवलेंट करेक्टर किसके पास होगा, CuCl के पास हो जाएगा। उसका देखिए अगला एग्जाम्पल इसमें देखिए, अगले का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सोडियम फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, ठीक है। तो इसमें बोला गया किसका ज़्यादा होगा, तो किसका ज़्यादा होगा, तो हमने देखिए यहाँ पर जो कैटाइन का साइज़ है वो तो सबका बराबर है, लेकिन एनाइन का साइज़ सबसे बड़ा किस में है, आयोडीन में वाले में है, आयोडाइड वाले में है। तो हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर पढ़ा था हमने कि जिसका साइज़ ऑफ एनाइन ज़्यादा होगा, ये देखिए यहाँ पर साइज़ ऑफ एनाइन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं, इसमें इसका देखते हैं। अब देखिए क्लोराइड 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 सब में सेम है, सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम। अब इसमें कैटाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन कैटाइन के केस में हमने उल्टा पढ़ा था, देखिए कैटाइन के केस में उल्टा पढ़ा था हमने। तो जिसका साइज होगा कम होगा उसकी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। तो कर लेते हैं किसकी ज़्यादा होगी यहाँ पर, ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखो, इसमें NaCl MgCl AlCO3। अब इसमें देखिए चार्ज की बेसिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर होगा, AlCl3 के ऊपर होगा, तो इसलिए ये ऑर्डर आ जाएगा इसमें। जो नेक्स्ट वाला हमारे पास ये वाला है, इसमें देखो क्या है, पहला हमारे पास KCl है, NaCl है, ZnCl2 है। तो ZnCl2 में क्या आ जाएगा, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, क्योंकि 11 और 12 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। और KCl और NaCl में ज़्यादा किसका हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आप साइज़ डिसाइड कर लोगे। तो K पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका है, ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका है, सोचो सोचो सोचो, ज़्यादा बड़ा साइज़ किसका हो जाएगा हमारे पास, K पॉजिटिव Cl का हो जाएगा, मतलब KCl का हो जाएगा एज कम्पेयर टू NaCl का, ठीक है। और जितना बड़ा साइज उतना ही कम कोवलेंट करेक्टर, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कैटाइन के केस में। तो क्या हो गया हमारे पास ऑर्डर, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो ZnO और K2O। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए जो ये वाला है वो क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जो ये वाला है वो सिंपल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों में साइज किसका, सॉरी कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा। तो आई होप सब कर सकते हैं। तो आपको बस 4 चीज़ें याद कर रखनी है। कौन कौन सा, पहला क्या रखना है हमें कि जो कोवलेंट करेक्टर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के, चाहे वो कैटाइन के ऊपर हो चाहे एनाइन के होगा। सेकंड चीज़, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कैटाइन के साइज़ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनाइन के साइज़ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के। बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको ये 4 चीज़ें याद रहेंगी तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ फजान रूल। तो देखिए क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनिक बॉन्ड होता है, मीन्स जिन भी कैटायन और एनायन आयंस के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा उनका एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अभी जब हमने देखा कि जो फजान रूल है वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, डाइवर्जन फ्रॉम आयनिक बॉन्ड, थोड़ा सा जो डाइवर्जन देखने को मिल रहा है आयनिक बॉन्ड से कोवलेंट करेक्टर की तरफ को, उसके बारे में बताता है। तो मतलब अगर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की जगह कम हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के केस में क्या हो रहा था, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, लेकिन जैसे उसका कोवलेंट करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा उस आयनिक बॉन्ड के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एक और चीज़ पढ़ी थी क्या, कि जो जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, नमक NaCl, वो आराम से क्या हो जाता है, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे उस कंपाउंड का कोवलेंट करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके कलर इम्पार्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो कलर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कोवलेंट करेक्टर इंप्लाइज कलरिंग इम्पार्टिंग प्रॉपर्टी। तो मतलब जैसे जैसे कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलरिंग इम्पार्टिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके लिए क्वेश्चंस हैं, राइट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, ठीक है। तो पहला देखिए इसमें क्या है, अब हमने क्या किया, जितना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर हो जाएगा। तो कोवलेंट करेक्टर देख ले, दोनों में किसका ज़्यादा होगा, तो एक आपके पास क्या है इसमें Fe+2 है, और एक क्या है इसमें आपके पास Fe+3 है। तो दोनों ही क्या है, कैटाइन है, और कैटाइन के ऊपर यहाँ पर हम चार्जेस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो एक आपके पास Fe+2 है, एक आपके पास Fe+3 है। दोनों के पास चार्जेस में से किसके पास ज़्यादा है, Fe+3 के पास चार्ज ज़्यादा है, मीन ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर FeOS थ्राइस का होगा। लेकिन वहीं पर जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हो जाना चाहिए, आसान है। उसका देखिए अगला इन सब का भी कर लेते हैं जरा।
अगला हमारे पास ZnCl2 और NaCl है। ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर होगा, ज़्यादा किसके पास होगा, ZnCl2 के पास ज़्यादा चार्ज होगा। ज़्यादा चार्ज मीन्स ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर मीन्स लेस मेल्टिंग पॉइंट। अगला MgO है और CaO है। अब देखिए Mg2 पॉजिटिव है, Ca2 पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में हमें क्या देखना पड़ेगा, साइज देखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, साइज देखना पड़ेगा। दोनों में छोटा साइज किसका है, ज़्यादा छोटा साइज किसका है दोनों में, Mg2 पॉजिटिव और Ca2 पॉजिटिव में छोटा साइज है Mg2 पॉजिटिव में। तो जितना ज़्यादा छोटा साइज ऑफ कैटायन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा। मींस MgO का ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा एज कम्पेयर टू कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम ऑक्साइड का ज़्यादा हो जाएगा। अगला हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, NaF, NaCl, NaBr, AI, ठीक है। तो देखिए सोडियम इसमें सब में सेम है, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो सब में साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का बड़ा है। तो हमारा जो कोवलेंट करेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। कोवलेंट करेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन मेल्टिंग जो पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट, वो उल्टा बढ़ेगा, मीन्स इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही है, दो दे रखे हैं आपके पास PbCl2 एंड PbCl4। तो देख लेते हैं इसमें क्लोराइड के ऊपर ज़्यादा चार्ज, दोनों में सेम होगा, Pb+2 है, Pb+4 है। तो ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर किसके पास होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा चार्ज किसका हो गया, इसका हो गया। तो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उसका उल्टा हो जाएगा। अगला SnCl4 2 एंड 4, तो इसमें ज़्यादा चार्ज किसके पास हो जाएगा, Sn+4 वाले के पास। तो कोवलेंट करेक्टर भी ज़्यादा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका उल्टा हो जाएगा। वैसे देखिए अगला वाला KCl और AgScl, इसमें क्या करना है आपको, इसमें अब क्या करना है, इसमें स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि K और Ag को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज Ag जो है वो D ब्लॉक में आता है, और K जो है वो आपका एल्कली मेटल है, ग्रुप फर्स्ट में आएगा वो। समझ रहे हो बात। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो AgCl और KCl में स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, AgCl की है। मीन्स ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर किसका होगा, AgCl का होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो सॉल्युबिलिटी भी देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही कोवलेंट करेक्टर की तरफ हम चलते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो वही देख लेते हैं यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा होगा। पहला हमारे पास Ag2O है और दूसरा Ag2S है, ठीक है। तो हमारे पास है यहाँ पर Ag2O O2 नेगेटिव और दूसरा है S2 नेगेटिव, लेकिन दोनों में साइज किसका बड़ा होगा, S का साइज बड़ा होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली नीचे एग्जिस्ट करता है पीरियोडिक टेबल में एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोवलेंट करेक्टर कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी होगी वो अपोजिट हो जाएगी। तो कर लो भाई अपोजिट, ये होगा हमारा ज़्यादा सॉल्यूबल। अगला देखो यहाँ पर, अगला BeF2 और BeCl2 और BbR2 Bi2, ठीक है। इसमें क्या चेक करेंगे आप, साइज के बेसिस पे चेक करेंगे। तो आपका कोवलेंट करेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, बट जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये भी हो जाना चाहिए। अगला देखिए NaF, NaCl, फिर से देखिए इसमें क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, राइट। लेकिन जो इसका सॉल्युबिलिटी होगा वो उल्टा हो जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कोवलेंट करेक्टर इंक्रीजेस, तो वही यहाँ पर लिखा है कि AgF, AgCl, AgBr, AgI से, मतलब जब AgF से आप AgI की तरफ जाएंगे तो आपका कोवलेंट करेक्टर जो है से इंक्रीज कर जाएगा। तो वही मैंने आपको बताया क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपका साइज है एनायन का वो इंक्रीज कर रहा है, और जैसे साइज आयनाइन का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ पड़ी थी कि जैसे जैसे कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे जो प्रॉपर्टी होगी कलर को इम्पार्ट करने की वो भी बढ़ेगी। तो जैसे AgF होता है वो कलरलेस होता है, AgCl देखो यहाँ पर क्या हो गया, कलरलेस हो गया ये। उसके बाद जो AgCl है वो क्या हो जाएगा आपके पास, वाइट हो जाएगा। उसके बाद AgBr येलो हो जाएगा, AgI डार्क येलो हो जाएगा। तो मीन्स जो कलर इम्पार्ट करने की प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ रही है। तो सिंपल चीज़ें जो आपको याद रखनी है। देखो अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ एनायनिक कंपाउंड। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। पानी के अंदर तो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन देखो जैसे हमारे पास NaCl सॉलिड है, हमें क्या लगता है कि भाई Na+ एक्वस, Cl नेगेटिव जो भी एक्वस, वो सिर्फ एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, यही लग रहा है ना हमें। लेकिन एक स्टेप में नहीं होता है, वो मल्टीपल स्टेप्स में होता है। देखो कैसे, हमने क्या पढ़ा था, लैटिस एनर्जी क्या होती थी। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज गिवन टू द lattice or NaCl to break NaCl into gaseous cation and anion,
तो हमने क्या बोला, गैसियस कटायन एंड एनायन। तो लेटिस एनर्जी क्या थी यहाँ पर, देनी पड़ेगी क्योंकि NaCl को तोड़ना है, वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ही आपने लेटिस एनर्जी दी तो मतलब वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ऑब्वियसली यार, दे रहे हैं आप, जब रिलीज होती है तब नेगेटिव होती है ना। तो जैसे ही आपने लेटिस एनर्जी दी NaCl को, वो Na प्लस गैस और Cl नेगेटिव गैस में, मतलब गैसियस कटायन एंड एनायन में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद जैसे उसके अंदर पानी आप ऐड करोगे, ठीक है, या जो भी पानी होगा उसके अंदर, वो क्या होगा कि इस कटायन एंड एनायन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बन रहा है, क्या बोल दिया मैंने, कि जो वाटर है वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड बनेगा मींस हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। जब भी चीज़ बनती है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है वाटर का इस Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव के पास साथ, तब जाके ये Na पॉजिटिव एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस बन रहे हैं। और जब वो बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी वहाँ से रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने क्या बोला कि पहले आप लैटिस एनर्जी दोगे जो कि पॉजिटिव में होगी, बाद में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी जो कि नेगेटिव में होगी। अब देखिए, जब आपने रिएक्शन को इनिशिएट किया तो आपको क्या करना है, लैटिस एनर्जी देनी है। लेकिन बाद में जब एक बार रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो आपको फिर लैटिस एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वही काम करेगी NaCl को ब्रेक करने में। समझ रहे हो बात, क्या बोला मैंने, कि जब रिएक्शन शुरू हो रहा है तो आपको लेटिस एनर्जी देनी है, बट जैसे ही रिएक्शन शुरू हो गया तो उसके बाद क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या काम करेगी, NaCl को तोड़ने का काम करेगी, लेटिस एनर्जी का काम करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी सॉल्ट को आप चाहते हैं कि वो सॉल्यूबल हो, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेटिस एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो क्या होगा, उससे उससे जो है बाद में NaCl के और मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट के और मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे गैसेस, कटायन एंड एनायन में, ठीक है। तो इसलिए जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसे लेटिस एनर्जी से ज्यादा होना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक सॉल्ट सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट, ठीक है। साथ ही साथ जो लेटिस एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, या रेडियस क्या बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर इंडिविजुअली आप लिखते हैं तो 1/, रेडियस ऑफ कटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन का सम, ये हमने किया था, पहले भी किया था, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी से डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, डिफरेंट कैसा है, तो जैसे जब आप लिखोगे ना हाइड्रेशन एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। जब ओवरऑल एक सॉल्ट का पूरा साइज दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, बट अगर हम उसके इंडिविजुअल की बात करेंगे, कटायन एंड एनायन की, तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में इंडिविजुअल कटायन एंड एनायन का रेडियाई दे रखा है, तो आप 1/r प्लस आर अपॉन 1/r इस तरीके से नहीं लिखोगे, समझ रहे हो बात, 1/r प्लस आर माइनस इस तरीके से आप नहीं लिखोगे। आपको कैसे लिखना है, वो 1/r प्लस 1/r माइनस, समझ रहे हो बात। तो ये डिफरेंस है। तो लेटिस एनर्जी जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी कुछ इस तरीके से, बट हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आप इस तरीके से उसका सम करोगे। तो चीज आपको याद रखनी, इंडिविजुअल का इनवर्स लेके आपको ऐड करना है, लेकिन लेटिस एनर्जी में क्या था, ओवरऑल का इनवर्स था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि आपके पास जो है एक कैटायन है एक एनायन है, और जो कैटायन उसका रेडियाई दे रखा है 0.8 पिकोमीटर एंड एनायन का रेडियाई दे रखा है 0.9 पिकोमीटर, और साथ में एक सी कैटायन है एक डी कैटायन है, इसका आर इतना दे रखा है और इसका आर इतना दे रखा है। तो लिखा है विच सॉल्ट हैज हायर लेटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, हो जाना चाहिए। कैसे करोगे, तो पहले आप क्या करोगे, ए बी सॉल्ट ले लिया आपने, ए बी सॉल्ट का आप हाइड्रोजन एनर्जी लिख लोगे, कैसे आएगा, तो 1/, इंडिविजुअल का आप क्या करोगे, इंडिविजुअल का आप इनवर्स लिखोगे, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। फिर वैसे आप क्या करोगे, सी डी का भी क्या करोगे, इंडिविजुअल लिखोगे, ठीक है, इंडिविजुअल इनवर्स लिखोगे तो कुछ इस तरीके से आ गया। तो इसमें आप फाइंड आउट कर लोगे कि जो लेटिस एनर्जी है वो किस, सॉरी हाइड्रोजन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, सी डी की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए बी की। वैसे आप क्या कर सकते हो, लेटिस एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन लेटिस एनर्जी में आप क्या करोगे कि आप कैसे करोगे, इस तरीके से टोटल का इनवर्स को ऐड करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको ऐड कर लोगे और फिर आप क्या करोगे, फाइंड आउट कर लोगे, तो उससे आपके पास लेटिस एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
ठीक है। तो वही लास्ट में समराइज किया हुआ है कि हाइड्रोजन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज, या फिर इंडिविजुअल का इनवर्स का सम, लेकिन यहाँ पर क्या है, ओवरऑल के सम का इनवर्स। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस, तो चार्जेस के दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली चीज कि सारे के सारे जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो सॉलिड होंगे। सॉलिड क्यों होंगे, बिकॉज क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लग रहा होता है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होंगे दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, राइट। यहाँ पर इंटरमोलिकुलर नहीं आएगा, कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, मैंने गलती से बोल दिया। तो हमने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है कैटायन और एनायन के बीच में, इसलिए आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। साथ ही साथ वो एक लैटिस बनाएंगे। लैटिस क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इन द स्पेस। ठीक है, अगली चीज कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे बिकॉज ऑफ सॉलिड स्टेट, उनका बहुत ही ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन जैसे हम कोवलेंट करेक्टर की तरफ मूव कर रहे थे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा था, हमने ऑलरेडी कर लिया है। साथ ही साथ जब वो सॉलिड स्टेट में होंगे तो वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली यार Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गए तो वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे, समझ रहे हो बात। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, तो मतलब वो अपने आयंस को लूज कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही मोल्टन फॉर्म लोगे, मोल्टन स्टेट लोगे, तो उस केस में क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर हो जाएंगे, और उस केस में वो क्या करेंगे, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, गुड कंडक्टर हो जाएंगे, बिकॉज वो आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। साथ ही साथ वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, बिकॉज हमने इनिशियली पढ़ा था कि दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब अगर सपोज करो आप इस तरीके से लिखते हो तब भी सेम ही आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, अगर ऐसे तो तब भी सेम ही आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा, तब भी सेम ही आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। अगली चीज साथ ही साथ कि वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल कंपोजिशन एंड सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, या आप बोल सकते हो सेम शेप, सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम, उसको हम बोल देते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो हमने क्या बोल दिया, आयनिक कंपाउंड जो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। एग्जांपल देखिए, Na3PO4 हो गया, Na3SO4 हो गया, दोनों क्या आइसोमॉर्फिक है, मतलब सेम केमिकल कंपोजिशन है और साथ ही साथ सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म भी है। अगली चीज कि जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या करेंगे, वो बहुत ही फास्टली जो है आयनिक रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, हमने कर लिया था लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, तो जो हमारे ये आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो पोलर हैं, तो वो ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो यार हमने कर लिया था कि लाइक जो सॉलिबिलिटी होती है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ वो पोलर में ही डिजॉल्व करेंगे बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज की इस वीडियो में, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।